मेजर साहब, ये जो कल घटना घटी, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ये कहा कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं, लेकिन अगली बार फिर ऐसी ही कोई वारदात हुई तो भारत इसको अपने विरुद्ध युद्ध मानेगा। क्या वो समय आ गया है फिर से? मोहम्मद अली शाह साहब। अच्छा, मुझे लग रहा कुछ तकनीकी समस्या है अभी मोहम्मद अली शाह तक। विजय राठी जी, आपके पास आता हूं वही प्रश्न, क्या अब ये वो समय आ गया है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर 1 के समय कहा था कि अगर ऐसी घटना दोबारा घटी तो भारत उसको युद्ध मानेगा अपने विरुद्ध? क्या वो समय आ गया है आपकी दृष्टि में? अमिताभ जी, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। और जो भी इस ब्लास्ट में जो मृतक हैं और घायल, मेरी संवेदनाएं उनके प्रति, और जो मृतक है उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि हम सब लोग पार्टी की तरफ से भी अर्पित करते हैं। देखिए, जो आपने सवाल किया कि क्या वो समय आ गया है, वो समय तो हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं कि वो आ चुका था, आ नहीं गया है। अभी 2025 अप्रैल में जब पहलगाम का हमला हुआ, हमने तो सब पार्टियों ने मिलकर तब भी ये कहा था कि अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। सारी पार्टियां साथ थी, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन होता क्या है, तुरंत पूरा देश साथ खड़ा होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है, जो सरकार है, ट्रंप उसको पता नहीं क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, वो तुरंत जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। ये पूरे देश ने देखा, बहुत छीछा लीडर उसमें पूरे देश की हुई। हम तो आज भी कह रहे हैं, सारी पार्टियां जितने भी लोग हैं सब इनके साथ हैं, सही तरीके से उसकी जांच कराओ और जो भी दोषी हो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। बिल दोबारा से सुनना, बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे कुछ ना कुछ बाद में, उनको बिल्कुल मत छोड़ना। पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, सब लोग आपके साथ है, लेकिन आप इलाज तो करिए। लेकिन इलाज नहीं होगा इन पे। 56 इंच की छाती पता नहीं कहां चली गई है। अगर आप देखें, सबसे ज्यादा हमले में देख रहा था 2014 से और 25 के बीच, तो लाइन लगा करके हमले, पठानकोट, उड़ी, अमरनाथ, पुलवामा, पहलगाम में तो छोड़ दीजिए, ये तो अभी आ गया इसी में। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक होता है आत्मविश्वास। ये लोग क्या है, ये लोग हर चीज पे लगे रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं ये 12 महीने, 24 घंटे। लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पे इन्होंने ऊपर वाले के हवाले वो छोड़ रखा है। और एक स्लोगन इन्होंने बहुत पहले बोला था कि आत्मनिर्भर बनो, तो मुझे लगता है उसके लिए भी नागरिकों को इन्होंने बोला है कि भाई अपनी सुरक्षा तुम स्वयं करो, हम तो चुनावी मोड में रहेंगे। आप एक चीज मैं आपसे बता दूं जी। अमिताभ जी, आप इस चीज को नोट करना कि हम सब लोग ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, सही से जांच करो, जो दोषी है उसे सजा देना। लेकिन फिर भी ये देखना, अभी बात निकल करके आएगी, ये नहीं कहेंगे कि इनके राज में जो घटनाएं हुई उन्हें कैसे सोल्व करें। ये कहेंगे तुम्हारे समय पे क्या होता था, तुम्हारे समय पे तो ये होता था, तुम्हारे समय पे तो वो होता था। ये जवाब देंगे, ठीक है, ये जवाब नहीं ठीक है। देंगे कि ये क्या करने विजय जा राठी रहे जी, हैं। अभी रुकना होगा। मैं प्रशांत उमराव के पास चलूंगा, बीजेपी के पास, लेकिन एक बात जरूर कहूं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो विपक्ष, अभी विजय राठी जी ने अर्ध सत्य बोला, पूर्ण सत्य मैं उसको कर दे रहा हूं, तब विपक्ष के बड़े बड़े नेता मैदान में आए और बोले ये भाजपा, ये सरकार, ये युद्ध का उन्माद पैदा कर रही है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये बुद्ध की धरती है। गजब। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा, सिद्धरमैया, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आप युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हो, उन्माद पैदा कर रहे हो। आज विजय जी कह रहे हैं कि हम तो पहले से कह रहे थे बंदूक निकालो, इनने नहीं निकाली। इसलिए मैंने कहा यह भी याद दिला दूं। प्रशांत जी, मेरा प्रश्न वही, मेरी बहसी वहां से आज शुरू हुई, क्या वह समय आ गया जो सौगंध हमने विश्व के सामने ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ में खाई थी कि अगली बार ऐसा छोटा बड़ा कोई बवाल हुआ तो हम मानेंगे ये भारत के विरुद्ध युद्ध है और युद्ध की तरह उसका प्रतिकार करेंगे? क्या वो समय आ गया है? प्रशांत उमराव जी। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। कल दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए सभी देश के नागरिकों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि, पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और रही बात इस घटना की,
तो हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। लगातार हमारी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे सेना हो, पुलिस हो, एनआईए हो, सभी इसमें त्वरित ढंग से कार्रवाई कर रही हैं। यहाँ एक महीन बात अमिताभ जी समझने की बात होती है कि सुरक्षा एजेंसियों को 100 में से 100 बार उनको सक्रिय रहना पड़ता है, 100% परफॉर्मेंस देना पड़ता है। आतंकवादियों को खाली एक बार उनको घटना करना होता है। अगर 99 टाइम सुरक्षा एजेंसियां सक्सेसफुल होती हैं, एक बार अगर कहीं से गलती हो गई या चूक हो गई, नहीं पकड़ पाए, तो उसी में आतंकवादी सक्रिय हो जाते हैं। अगर पिछले 3 महीने की आप घटनाएं देखेंगे देश भर में, बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं। इस तरह फिराइन करने वाले भी पकड़े गए हैं, ड्रग्स हथियार के साथ भी पकड़े गए हैं। उसके पहले रांची में भी एक इश्तियाक करके डॉक्टर पकड़ा गया था रांची कॉलेज में, वो अलकायदा का मॉड्यूलर था। आंध्र प्रदेश में भी पकड़े गए हैं, गुजरात से भी पकड़े गए हैं। लेकिन अब जब ये जो घटना हुई, इसका पूरी इस पे जानकारी भी आ चुकी है कि जब कल जो फरीदाबाद से मुजम्मिल पकड़ा गया, उसके पहले ये पकड़ा गया, सहारनपुर से एक पकड़ा गया आदिल, उसी हड़बड़ाहट में इसने बम ब्लास्ट कर दिया। तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनके पकड़ने के करीब पहुंच चुकी थी और जी। उसी में ये चीज हो गई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई सुरक्षा एजेंसियों में हमारी कोई दोष है, ना ही सेना में कोई दोष है। ये भी बात समझनी पड़ेगी कौन लोग हैं। ये कोई पाकिस्तान से तो लोग आए नहीं थे, हैं तो यहीं के लोग ना। इसमें तो हम पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। या अगर कोई अपने व्यक्ति का ही, देश का ही व्यक्ति जो कोई गद्दारी कर रहा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर गद्दारी कर रहा है, तो क्या करें? किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है, क्या उसका हम मूवमेंट रोक देंगे? अगर हरियाणा नंबर की गाड़ी दिल्ली में जा रहा है, तो किसी को तो चेहरे पे नहीं लिखा, कहीं भी एंट्री कर सकता है। अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे, अपना आईडी कार्ड अपना डॉक्टर से दिखा रहे, सरकारी सारे डॉक्टर हैं। ये जो आदिल था 5 लाख रुपए से कमा रहा था, कोई गरीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि गरीबी से निकला हो, बिल्कुल अनपढ़ हो। तो ये चीज, इस चीज की मानसिकता को समझना पड़ेगा कि कौन लोग बन रहे हैं। और ये अलकायदा जैसे तो ठीक है, भाई यही लोग क्यों आतंकवादी बन रहे हैं? हमने आईएसआईएस में देखा, केरला सबसे अधिक शिक्षित राज्य कहा जाता है अमिताभ जी। आईएसआईएस में अधिकतर आतंकवादी केरला से गए, उत्तर प्रदेश, बिहार से, बंगाल से नहीं गए, केरला से गए, जो 100% शिक्षित राज्य हैं। तो कौन सी ऐसी मानसिकता है, कौन सी ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के नाम पे यही लोग आतंकवादी बनते हैं और कोई आतंकवादी तो नहीं बनता? जो वास्तविक में गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो तो नहीं बन रहे हैं, एक मानसिकता वाले ही लोग बन रहे हैं। तो इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। जब तक वो मानसिकता का इलाज नहीं होगा और उस मानसिकता के पैरोकारी करने वाले, जिन लोगों ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए थे, उनको भी पता है कि उनके पक्ष में खड़े हैं। आज जो लोग नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करते हैं, ये भी शकील बता इनाम दें साथ इनाम साथ। इनाम जैसे नहीं, लोग, ये भी तो उनको बताइए, पक्ष में कौन लोग खड़े सारी हैं? चीज जब गिना तक दी उनके पक्ष में विचारधारा, खड़े होने वाले सरकार लोग कुछ रहेंगे, करेगी नहीं जब तक उनके करेगी, पक्ष में खड़े वाले लोग रहेंगे, इन आतंकवादियों का सरकार मनोबल के हाथ में बढ़ता कुछ है रहेगा। कि नहीं है? उनको पता है कि ठीक उमर खालिद और सरकार ठीक के है शकील हाथ इमाम में की प्रशांत, कुछ है रुकना कि रुकना नहीं? होगा, पार्टी विजय खड़ी है। राठी जी रुकना होगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास चलूंगा। मेजर साहब, क्या वह समय आ गया जिसकी प्रतिज्ञा हमने ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ होते समय ली थी कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हम मानेंगे भारत के विरुद्ध युद्ध है और युद्ध की तरह उसका उत्तर देंगे? क्या वह समय आ गया ये ब्लास्ट के बाद, लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ उसके पास? जी, हम सब ने होम मिनिस्टर साहब की टिप्पणी सुनी। उन्होंने कहा अगर इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट साफ दिखता है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे को पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है इस बात का कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को फिर नहीं छोड़ेगा, डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा, 100%। हम इतने करीब आ गए थे, हम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बस बख्श दिया हमने उनको, हालांकि बख्शने के लायक नहीं थे वो। अब ये है कि अब पाकिस्तान सुधरेगा क्या? पाकिस्तान इतनी मार खाने के बाद सुधरेगा क्या? पाकिस्तान कभी सुधरने वाला। अच्छा, अब भाई साहब ने बोला पाकिस्तान से तो लोग आए नहीं थे, तो देखिए आमने सामने, मैं बॉर्डर पे, सरहद पे रहा हूं, हमको मालूम था कि दुश्मन कहां पर है, हमें सरहद दिखती थी दुश्मन के उस पार, वो ज्यादा आसान था। जब आपको दुश्मन दिखेगा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं वो ग्राउंड वर्कर्स कहां पर हैं, किधर हैं, कैसे हैं। आपने कोरोना काल में देख लिया, कोरोना काल में दुश्मन, मैं वायरस को कह रहा हूं, कोरोना वायरस, आपको मालूम नहीं था कि किसको वायरस है, कहां पर है, क्या है। आप तो अपने बचाव के लिए मास्क लगा रखे थे। तो वैसे ही जब आपको दुश्मन नहीं दिखेगा, ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक है वो। और आप देखिए सहारनपुर, फरीदाबाद, आप लिंक करके देखिए अगर। और मेरी आदत है कि मैं शक की नजर से देखता हूं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं शक की नजर से देखूं और अगर मैं कड़ियां जोड़ूं, अभी वो हालांकि कुछ पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन अगर मैं शक की नजर से देखूं
तो मेरे को दिख रहा है कि भाई देखो, कल शाम कोई एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम घटनास्थल पे पहुंच गई थी। अब टायर ब्लास्ट या सीएनजी ब्लास्ट पे तो एनर्जी निकलती नहीं है, वो अपने बैरक से तब निकलेगी जब कुछ बड़ा कुछ घटना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग की ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए, केवल सेना में ही नहीं, केवल वैज्ञानिकों के को नहीं, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। जी हम इतने एडवांस हो गए हैं टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी से हमको, बल्कि टेक्नोलॉजी से युद्ध जीता जा सकता है। आपको जरूरत भी नहीं सरहद पे जाके खड़े होके बॉर्डर पे भयानक गोली फायर करने की। आप अपने ऑप्स रूम में बैठकर आप जंग लड़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक अहम हिस्सा है, जो पाकिस्तान उसमें माहिर है। हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फिर भी कमजोर है, वो अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। लेकिन शक्ति में हिंदुस्तान कोई कम नहीं है, शक्ति में बहुत आगे है बल्कि। ठीक और ठीक वो ही कितना आगे है लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान इस स्तर पर है। मैं जाते जाते एक अहम बात कहूंगा, ये एक मैं आपको बताता हूं कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे एडमिरल हेर रिडन बारबरा थे। उन्होंने कहा था ही हु रूल्स द सीज विल रूल द वर्ल्ड। फिर आया स्टेटमेंट, जो आसमान पे कब्जा करता है वो दुनिया में कब्जा करेगा। मैं कहता हूं जो डेटा और चिप्स पे कब्जा करता है, जो टेक्नोलॉजी पे कब्जा करेगा, वो दुनिया पे राज करेगा। तो हमको टेक्नोलॉजी की मदद करनी चाहिए, लेनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी की मदद से हमको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई कौन जी गद्दार है, ठीक है हमको मालूम पड़ता मोहम्मद है अली उससे। शाह साहब। ठीक है शाह जी। साहब, हमारे साथ रणवीर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस हैं, सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ। शर्मा जी भाई, इतनी बात तो ननकू की भी सब अकल में आती है कि ये मोबाइल चोरों का काम नहीं, ये मोटरसाइकिल उठाने वालों का काम नहीं, ये जुआ खेलने वालों, सट्टा चलाने वालों का काम नहीं इतना बड़ा। ये तो सबको समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि भाई देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मसला है, कौन कर गया, ऐसा ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये वैसा काम तो है नहीं कि एक मोहल्ले का कोई दादा पहलवान आया और इतना बड़ा काम करके चला गया। ये जो पूरी पूरी सीरीज निकल रही है डॉक्टर्स की, पुलवामा, फरीदाबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, सहारनपुर, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां हाथ डाल रहे हैं एजेंसियां, वहीं दो चार डॉक्टर निकल रहे हैं, और सब वहीं जुड़े हैं जाके मसूद अजहर के दरबार में। शर्मा जी कैसे देख रहे हैं इस घटना को? आफताब जी, घटना तो बहुत दुखद है, और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैं ये बात जरूर रखूंगा कि हमारी सबसे बड़ी चूक रही है सुरक्षा में कहीं न कहीं, और विशेष करके से इंटेलिजेंस जो है उसका बहुत बड़ा फेलियर रहा। क्योंकि अगर घटना की सीरीज को आप देखते हैं, 19 अक्टूबर को जे&के के अंदर सबसे पहला पोस्टर लगता है, और उस पोस्टर के बाद सीसीटीवी की लोकेशन से ये लोग आदिल तक पहुंचते हैं। जब आदिल इनको मिल जाता है जे&के पुलिस को, वो सारे राज खोलता है। उन्होंने उसको अच्छी तरह से जितना भी इंटरोगेशन कर सकते थे किया, और फरीदाबाद पुलिस को बुलाया, और फरीदाबाद पुलिस वहां पहुंच गई, और उसके निशानदेही के ऊपर ये सारा आरडीएक्स जो करीब करीब 2,500 किलो था, वो पकड़ा गया, और उसके साथ असला भी पकड़ा गया। यहां जो चूक हुई है पिछले 4-5 दिन के अंदर, ये सबसे अहम सवाल है जवाबदेही का, कि जो हमारी लोकल पुलिस थी, वो एक स्टैंडर्ड ड्रिल है उसकी, कि जब भी इस प्रकार के आसपास के एरिया में इस प्रकार के आतंकी पकड़े जाते हैं और इतना विस्फोटक सामान पकड़ा जाता है, तो हमारी जो लाइजनिंग मीटिंग होती है उसके अंदर बड़ा क्लियर मैसेज होता है सबको कि भी चारों तरफ अलर्ट हो जाएं कि इतना बड़ा विस्फोटक सामान हमें मिला है। यहाँ पे गुजरात पुलिस का आना, जे&के पुलिस का आना, फरीदाबाद पुलिस के में मिलना,
जो कि बिल्कुल दिल्ली के एडजॉइनिंग था। अगर थोड़ा सा भी पुलिस चौकन्ना रहती और ये सर्च ऑपरेशन सारे दिल्ली में अलर्ट होता, सारी नाकाबंदी और पेट्रोलिंग होती, तो ये उमर मोहम्मद जो लाल किले के पास गाड़ी के साथ इंतजार कर रहा था, कहीं न कहीं किसी न किसी नाके में या पेट्रोलिंग पे धरा जाता और इस वारदात से हम बच सकते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। पुलिस की एक थ्योरी है कि या तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम करिए आप, अगर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं हो पाया तो डिटेक्शन ऑफ क्राइम इज मस्ट, कि आप उसको हर हालत से अब ट्रेस करिए। ये अब सारी जो पुलिस एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके लिए चैलेंज है बहुत बड़ा, और उस चैलेंज को इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। शर्मा जी और आपके तजुर्बे से मैं एक बात और समझना चाहूंगा। ये जो उमर मारा गया इसमें विस्फोट में गाड़ी में, दो थ्योरी चल रही, दो। एक कही जा रही है कि उमर ही आत्मघाती था, उसने उसको यही करना था, उसने अपना बटन दबा दिया। एक दूसरी थ्योरी है उमर के आकाओं ने उमर को भी नहीं बताया गाड़ी में क्या है, और रिमोट पर लेके उमर को उड़ा दिया। बोले उमर पकड़ा जाएगा तो बवाल बहुत होगा, बोले इसको भी फौत करो, अल्लाह के पास भेजो। आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा लॉजिकल लग रही है शर्मा जी? उसी बात पे आ रहा था, मैं पूरी करने जा रहा था, आपने बीच में रोक लिया मुझे। एनीहाउ जी, हम ये कह रहे थे कि भाई आदिल के बाद की जो कड़ियां हैं, और वो कड़ी जो लाल किला तक उमर के साथ आई है, उमर का कनेक्शन जो साहिना बेगम पकड़ी गई हैं डॉक्टर साहब, उनका उसी हमारी जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, दोहज वाली यूनिवर्सिटी, वहां से उनका कनेक्शन है और एक दूसरे से इंटर कनेक्शन है। ये तफ्तीश में या इंटरोगेशन में अच्छी तरह से आ चुका था। यहाँ पे जो चूक हुई है ये सबसे बड़ी थी कि जब इंटरोगेशन में यह चीज आज की है कि भी इन्होंने अब अपना पूरा गैंग, पूरा जाल चारों तरफ बिछा रखा है, और खासकर ये बड़े सिटीज में अभी अगले 15 से 20 दिन हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, खासकर पुलिस को, अपनी सर्च के अंदर भी और प्लस अपनी नाकाबंदी के अंदर भी और पेट्रोलिंग के अंदर भी और रेड्स के अंदर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।